सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं पेपर सोल्व। जो आपकी पीजीटी यूपी पीजीटी में जो परीक्षा हुई थी उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम 2000 में जो हुआ था उसको कर चुके हैं, 2002 में हुआ था उसको कर चुके हैं, 2004 वाले को भी कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं 2005 वाले का सॉल्व। और क्योंकि जो पीजीटी हो या कोई भी परीक्षा का एक पैटर्न होता है और उसमें से कहीं ना कहीं 30, 40, 50% प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम क्या है कि अभी क्योंकि परीक्षा जल्दी ही है, लेकिन अभी भी जो आयोग ने है एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं, तो अभी संशय बना हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा स्थगित हो जाए या किसी कारणों से, या फिर डेट आगे बढ़ जाए। तो इसी दुविधा में सभी हैं। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है, जब तक सीटी नहीं आ जाती है, तब तक यही दुविधा बनी रहेगी। तो ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रेगुलर पढ़ते रहना है। और उसके लिए कुछ अब हम कर रहे हैं सॉल्व। तो 2005 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न है पहला, जयशंकर प्रसाद की करुणालय का नाट्य रूप है, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद का है ये करुणालय वो नाटक ही है, नाट्य है। लेकिन किस प्रकार का नाट्य है? एकांकी नाटक है, प्रतीकात्मक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है या गीति नाट्य है? करुणालय के बारे में पूछा गया है। करुणालय किस प्रकार का नाट्य है? तो जो करुणालय है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये, और ये क्या है, ये गीति नाट्य इनका है। और गीति नाट्य यानी ये रूपक या गीति नाट्य संस्कृत साहित्य से जुड़ी हुई ये परंपरा है, यानी कि ये गाए जाने वाला ये नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं? यहाँ पर रचना दी गई है, उस रचना में से कौन सी रचना है जिसमें काशी नहीं है? तो काशी काशी, आगे गली आगे मूर्ति है, झीनी झीनी बीनी चंदरिया, अलग अलग वैतरणी, कौन सा है जो काशी से संबंधित नहीं है? तो चाहे वो काशी काशी हो या गली आगे मूर्ति है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये तीनों जो है ये काशी से संबंधित है, जबकि अलग अलग वैतरणी ये काशी से संबंधित नहीं है। और ये किसका है? ये शिव प्रसाद सिंह का आंचलिक उपन्यास है। और इसमें जो पूर्वांचल की कहानी, पूर्वांचल का एक गांव है, वहाँ की कहानी इसमें वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? कौन सा जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये बताना है। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, कौन सा जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? तो आपको पता है जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली इनका नहीं है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम बताइए। खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परमिंदर सिंह, कौन सा जो है वो उसने कहा था का मुख्य पात्र है? तो इसमें जो लहना सिंह है इस कहानी का उसने कहा था का ये मुख्य पात्र है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी है। गुलेरी जी इसके लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध इनकी कहानी है। और इसमें अगर देखा जाए, एक बार ये कहानी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही बड़ी अच्छी कहानी, एक बार जरूर पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी या शांति प्रिय द्विवेदी, कौन है जो सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो श्याम सुंदर दास जी रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी रहे हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी जी रहे हैं, शांति प्रिय द्विवेदी जी इसके संपादक नहीं रहे हैं। किसके? सरस्वती के संपादक नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, किस नाम से अभिहित किया जाता है ये बताना है। जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या गद्य काल, किस नाम से आधुनिक काल को जाना जाता है? किस और नाम से आधुनिक काल को जाना जाता है ये बताना है। तो जाना जाता है किस नाम से? गद्य काल नाम से। अगला प्रश्न है,
छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? कि छायावाद का जो पूर्वाभास है, छायावाद पहले से ही दिखने लगा है, ये किसकी रचनाओं से इनमें दिखने लगा था छायावाद आने से पूर्व ही? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्याम नारायण पांडे? किसकी रचनाओं से छायावाद का पूर्वाभास होने लगा था? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं से छायावाद का पूर्वाभास होने लगा था। और अगर देखा जाए, मुकुटधर पांडे हो गए हैं, रूपनारायण रूपनारायण पांडे नहीं, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी जो आदि इन आचार्यों ने इनको शुक्ल जी ने क्या बोला है कि ये सच्चे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? राधिका रमन सिंह, शिव प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह या इनमें से कोई नहीं? कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का नाम है। हिंदी, अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताना है। राधाकृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन? कौन जो है? दीन भगवान क्या? तो कौन है हिंदी प्रदीप के संपादक? कौन है? तो हिंदी प्रदीप के संपादक है बालकृष्ण भट्ट जी। और हिंदी प्रदेश के ये संपादक रहे हैं। और भट्ट जी का जन्म अगर देखा जाए तो प्रयागराज में हुआ था 1844 में। और हिंदी प्रदीप जो करती थी वो प्रयागराज से, यानी कि तत्काल के इलाहाबाद से निकलती थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर गुलाब राय ने? किसने हिंदी साहित्य के में रीति काल को श्रृंगार काल कहा है? और एक श्रृंगार काल से, आदिकाल से नामकरण को लेकर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एक कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? रहीम, मतीराम, बिहारी या देव? कौन है जो एक ही रचना लिखकर वो अमर हो गए हैं? तो वो हैं हमारे बिहारी जी। और इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इनकी रचना है, इसी से ये प्रसिद्ध है। इनकी एक ही रचना मतलब एक अद्भुत प्रतिभा का इनका दर्शाती है इसमें। कला की दृष्टि से जो ये बिहारी सतसई है, इसका भाव पक्ष जितना मार्मिक और सबल है उतना ही कला पक्ष भी सबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कला की दृष्टि से ही अच्छा है, ये भावात्मक कला पक्ष के साथ साथ ये जो मार्मिक पक्ष है उसमें भी ये सबल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, साथ ही ये भी बता दीजिए कि कठिन गद्य का प्रेत किसको कहा जाता है। ये आपके लिए एक टास्क वाला प्रश्न है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको बोला जाता है? केशव दास जी को बोला जाता है कठिन काव्य का प्रेत। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामावत द्विवेदी? किसके नाम पर जो द्विवेदी युग है ये नाम पड़ा है? तो ये किसके नाम पर पड़ा है? ये पड़ा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ये द्विवेदी युग नाम पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो आधुनिक साहित्य का दूसरा काल, और इनका जो है 1900 के आसपास शुरू होता है। सरस्वती जो पत्रिका का प्रारंभ इसी वर्ष से हुआ था। यानी कि अगर देखा जाए आधुनिक जो युग है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल है, यानी कि ये दूसरा काल पड़ता है। पहला कौन सा है? भारतेंदु युग है। दूसरा काल यानी कि द्विवेदी युग है। पहला भारतेंदु था, दूसरा द्विवेदी है। तो ये दूसरा काल 1900 से स्टार्ट माना जाता है
कि 1900 से, और क्योंकि इन्होंने 1903 से सरस्वती की जो पत्रिका थी उसका संपादन प्रारंभ कर दिया था, तो कुछ लोग 1900 या 1903 के आसपास से मानते हैं कि ये तब से द्वितीय युग शुरुआत हो जाती है। और अगर इनका देखा जाए सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से किया, तो इन्होंने 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादक भार संभाला था। भक्ति काल का नाम, अगला प्रश्न है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल नाम किसने दिया है? ये बताना है कि भक्ति काल का जो नाम है पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो ये दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। और उत्तर मध्यकाल जो है रीतिकाल नाम से इन्होंने अभिहित किया है। और अगर देखा जाए सृजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कहा जाता है। अत्यधिक वैभवशाली ये युग है भक्ति काल जो है, भक्ति काल सबसे वैभवशाली युग है। जॉर्ज गियर्सन जो हैं 1400 ईस्वी से ही भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, और जो उचित प्रतीत होता है 1400 ईस्वी के आसपास से कि भक्ति काल शुरू हो गया है। भक्ति काव्य ने जीवन के प्रश्न को कविता का प्रश्न बनाया है, कि जो जीवन का प्रश्न है उसी को कविता का प्रश्न बना दिया है। इसमें अलग प्रकार के अलग भाव मतलब जो है जो देखने को मिली है, इसलिए वह दबे स्वर में व्यवस्था की चुनौती देता है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है किस कारण? क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, क्योंकि वे जायस मत के मानने वाले थे, क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस कारण मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है? तो आपको पता है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं ये जायस नामक स्थान पर पैदा हुए थे, के निवासी थे, पैदा निवासी थे, इसी कारण इनका वास्तविक नाम मतलब जो है जायसी नाम पड़ा था जैसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, और इन्होंने बोला भी था जायस नगर मोर स्थानु। कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि इनका जो जन्म है वो भी वहीं पर जायस में ही हुआ था, जायस नगर शहर में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर काल नाम दिया है? किस साहित्यकार ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? जॉर्ज गियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? किसने जो है प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो ये जो नाम दिया है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बलदेव के, महाराणा प्रताप के या महाराज पृथ्वीराज चौहान के? किसके चंद बरदाई दरबारी कवि थे? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और जो है जो शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने जो चंद बरदाई हैं इनको क्या बोला है कि ये छप्पयों के राजा हैं। छप्पयों का राजा किसको कहा जाता है? चंद बरदाई को। किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद बरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद या इनमें से कोई नहीं? बहुत सरल सा प्रश्न है, अभी पीछे बताया ही है। ठीक है, तो ये किसका है? चंद बरदाई जी की ये रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? शांत है, हास्य है, करुण है या वीर है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस, तो क्योंकि इसे वीर गाथा काल कहा जाता है तो वीर रस प्रधान इसमें रचनाएं लिखी जाती है। मतलब ज़्यादातर वीर रस प्रधान रचनाएं देखने को मिलती है, रासो साहित्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? खुमान रासो, मृगावती, आलाखंड या पद्मावती समय? कवि जगनिक की रचना का जो है इसमें एक भाग देखने को मिलता है परमाल रासो का। परमाल रासो इनकी रचना है, उसका एक खंड देखने को मिलता है। कौन सा? आल्हा खंड देखने को मिलता है। मृगावती कुतुबन की है।
अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारी, यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारी, यह कथन किसका है? तो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और ये प्रश्न तो हम देख रहे हैं लगातार 2000 से देख रहे हैं, तो तीन बार जो प्रश्न पूछा, हर बार ये प्रश्न पूछा ही गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारी, ये किसने कहा है? भारतेंदु जी ने कहा है। और रसखान के संबंध में इन्होंने कहा है, रसखान की जो कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसको कहा है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताना है। प्लाट का मोर्चा जो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज है उसके लेखक का नाम बताना है। तो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं इस रिपोर्टाज के। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज। इसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? रमेश कुंतल मेघ जी, विजय देवनारायण शाही जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, मनोहर श्याम जोशी जी। कौन है जो है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता? तो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। मुक्ति नहीं, मुक्ति। और मुक्तिबोध जी का एक कथन है कि संवेदात्मक उपदेश से प्रेरित बाह्य मन अंतरात्मा को संघर्ष अनुभव चकमक की चिंगारियों की भांति प्रकट होकर जीवन को ज्ञान का प्रकाश देती है। संवेदनात्मक उद्देश्य मनन चिंतन द्वारा आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण करती है। और इसी कारण इनका ये कथन में से कुछ भाग से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिवद सूरि को या स्वयंभू को? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जिसने भी राम पर आधारित कथा लिखी होगी उसी को कहा जाता होगा। तो किसने लिखी है? स्वयंभू ने लिखी है। क्या लिखी है? पौम चरियो इन्होंने लिखी है अपभ्रंश में। और जो इसको पूरा किया था इनके पुत्र त्रिभुवन ने। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। काव्य, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, डायरी। यायावर किसको बोलते हैं? इसी से याद रख सकते हैं हम। अरे यायावर रहेगा याद, तो ये क्या है? ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमीचंद्र जैन, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का क्या नाम है? तो कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा वायापास किसका है? कौन सा उपन्यास है और किसका है ये भी बताना है। तो वो कौन सा है? खंजन नयन है, जीवनी परक उपन्यास है। किसका है? अमृतलाल नागर जी ने लिखा था। किस पर? सूरदास जी पर आधारित है ये। अगला प्रश्न है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर एहतेशाम। कसाईवाड़ा कहानी जो लिखी है किसने लिखी है? शिवमूर्ति ने, सतीश जमाली ने, अखिलेश ने, मंजूर एहतेशाम ने। तो किसने लिखी है? शिवमूर्ति, कसाईवाड़ा शिवमूर्ति जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद किस प्रकार का है? मात्रिक है, वार्णिक है या अक्षरिक है? तो जो घनाक्षरी छंद है वो एक वार्णिक छंद है। और ये जो छंद है घनाक्षरी छंद मुक्तक काव्य में प्रयुक्त ये होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं 5, 10, 9 या 8। तो भरत मुनि के अनुसार गुण कितने होते हैं ये बताना है। 5, 10, 9 या 8। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार
काव्य गुण की संख्या मानी जाती है 10। और इसमें कौन कौन से हैं? श्लेष है, प्रसाद है, समता है, समाधि है, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमार्थ, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति, ये सभी हैं। और इस आचार्य वामन काव्य गुण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। कविता का कलेवर, शब्द और चैतन्य अर्थ के मूल कारण गुण है। मम्मट रस के स्थिर धर्म को गुण कहते हैं, जो रस के साथ नित्य रहते हैं और रस का साक्षात उपकार करते हैं। ठीक है, तो किसने माने हैं? भरतमुनि ने 10 माने हैं, और 10 ही किसने माने हैं? वामन ने माने हैं। अगला प्रश्न है भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव या संचारी भाव? तो ये किससे है? ये संचारी भाव से है। भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता, ये जो है का संबंध संचारी भाव से है। व्यभिचारी भावों की 4 दशाएं हैं। व्यभिचारी भाव की कितनी दशाएं हैं? 4 दशाएं हैं। 4 दशाओं के कारण ही ये चतुर्विध माने गए हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति, संधि, साबल्य, शांतो, व्यभिचारिण्य। ठीक है, ये माने गए हैं। अगला प्रश्न है चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों घटिए बरस भानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपयुक्त सभी? चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए बरस भानुजा ये हलधर के वीर। तो इसमें कौन सी है? इसमें अभिधा सीधा सीधी बात तो कही नहीं गई है, लक्षण बना के नहीं गई है। इसमें क्या है? व्यंजना, इसमें शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो किससे है? पूर्वी से है। और बताया ही था आपको अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है, तद्भव है, विदेशी है या विदेशज कह सकते हैं, देशज है या शंकर है। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी मिलकर बना है ये शब्द, और ये किस प्रकार का शब्द है? शंकर शब्द है। अगला प्रश्न है रसापकर्षणा दोषा उक्ति किस आचार्य की है? वामन की, विश्वनाथ की या मम्मट की या भरत की? रसापकर्षा दोषः उक्ति किस आचार्य की है? तो किसकी है? आचार्य मम्मट की ये उक्ति है। इसका क्या अर्थ है कि रस का अपकर्ष करने वाले कारण को दोष कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कीर्ति भनेति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कही हित होई। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस काव्य का प्रयोजन को महत्व दिया है? कीर्ति भनेति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहे हित होई। इस पंक्ति में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? कीर्ति की प्राप्ति, स्वांत सुखाय, लोक मंगल या अर्थ प्राप्ति। तो इसमें कीर्ति में तो इसमें क्या है? लोक मंगल की भावना को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले का दल पुराई के। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुराइन के। तो कौन सा इसमें अलंकार है? रूपक अलंकार इसमें है। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति या काव्य आदर्श। कौन सा जो है रीति संप्रदाय के से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है और उनाचार्य का आपको ग्रंथ बताना है, सीधी सी बात है। तो कौन है जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक? आचार्य वामन है। और वामन का ग्रंथ कौन सा है? तो उनका है काव्य अलंकार सूत्र। अगला प्रश्न है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है?
उन्हें देशज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1275 से संवत 1700, 1275 संवत से 1800 तक, 1375 से 1850 तक। तो कोई सा इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा जो है उनको बुलाया जाता है। और ज्ञान जो संत कवि ज्ञानाश्रय शाखा का विकास संत कवियों की सद्भावना के कारण हुआ था। संत कवियों से पूर्व 3 साधना संप्रदाय थे। कौन कौन से थे? वैष्णव संप्रदाय था, योग संप्रदाय था और सूफी संप्रदाय था। और ये संत संप्रदाय बाद में आया था। संत कवि का या काव्य बाद में आया था। इन तीनों के आधार पर निर्गुण संप्रदाय की स्थापना हुई कि ये तो चलो भगवान को मानने वाले हैं, कोई वैष्णव को मानने वाला है, कोई योग को मानने वाला है, कोई सूफ को मानने वाला है। इसलिए एक अलग ही संप्रदाय निकला कि हम निर्गुण को मानेंगे। इस संप्रदाय का काव्य ज्ञानाश्रय शाखा का बना काव्य कहलाता है। इसी जो ज्ञानाश्रय शाखा है इसमें नामदेव आ जाते हैं, रैदास आ जाते हैं, नानक आ जाते हैं, दादू आ जाते हैं, रज्जब आ जाते हैं, सुंदरदास, धर्मदास कवि, ये संत कितने महत्वपूर्ण संत इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। और इनका जो देखा जाए संत कवियों ने सत्संग पर विशेष बल दिया है। समाज सेवा, सुधार, हृदय शुद्धि उनके धर्म के ये अंश रहे हैं महत्वपूर्ण। तो बहुत ही योगदान दिया है संत साहित्य ने। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, आख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा या जो है रसक काव्य धारा? तो कौन सा है? जायसी किस काव्य धारा के हैं? तो ये प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। और जायसी से देखिए 3 प्रश्न तो पूछ लिए, 3-4 प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो आयोग कहाँ से प्रश्न उठाएगा और कहाँ से ही लगातार प्रश्न उठाएगा ये आयोग ही जानता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो जायस में स्थान से निवासी थे। और ठीक है। और ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, समय को नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसके रचनाकार का नाम है? पद्मावत किसके रचनाकार का नाम है? यानी कि पद्मावत किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने, अब्दुल्ला रहमान ने, मोहम्मद इकबाल ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत के रचनाकार का नाम बताना है। तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत लिखी है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रेक्षा, रूपक या श्लेष? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा? तो इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो 14 सितंबर 1949 को इसकी बनाने का निर्णय लिया गया था। और जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो तब से ही ये लागू मानी जाती है। लेकिन 14 सितंबर 1949 को इसकी निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 50 है, 52 है, 54 है या 55 है? बहुत सीधा सा प्रश्न है। तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द? कौन सा होगा शंकर शब्द का अर्थ? और यही प्रश्न आया है बार बार। तो 2 भाषाओं के शब्दों के से मिलकर जो बनता है शब्द नया, उसी को शंकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरंग का सही विलोम क्या होगा? अंतरंग का सही विलोम क्या होगा? अगला है बहुरंग, बहिरंग, सबरंग और कुरंग। अंतरंग का विलोम शब्द तो क्या होगा? बहिरंग।
अगला प्रश्न है शब्द युग्म पर्यंत और पर्यक, दो शब्द है पर्यंत और पर्यक के सही अर्थ भेद का चयन करना है। तक कीचड़, पलक पलंग, पर्याप्त पलंग, सामग्री पीड़क। तो कौन सा होगा? पर्यंत का तक और इसका पर्यक का पलंग। ठीक है, और यहीं पर अगर ये बिंदी हो जाए तो अर्थ इसका बदल जाता। ऐसे ही बहुत ही छोटा सा अंतर होता है चीज़ों में। अगला प्रश्न है भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। यह कथन किसका है? तुलसीदास का, भिखारीदास का, केशवदास का या मतीराम का? भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, तो किसका है? ये केशवदास जी का कथन है। अगला प्रश्न है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल, स्मृति, पुलक, रोमांच। आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव किसको माना है? तो आचार्य देव ने छल नामक भाव को 34वां स्थायी भाव माना है, संचारी भाव सॉरी। अगला प्रश्न है एको रस है करुणेव किस कवि की उक्ति है? कालिदास की, बाणभट्ट की, बहुभूति की या माघ की? तो किसकी है? ये बहुभूति की है। एको रस है करुणेव। एवं जो महाकवि बहुभूति ने जो उत्तरामचरितम है ये एक ही रचना लिखी है करुण रस की, और इसी के कारण ये प्रसिद्ध हो गए हैं। अगला प्रश्न है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या उपयुक्त में से कोई सी नहीं? तो कौन सी ध्वनि होगी इसमें? इसमें युग्मक ध्वनि होगी। युग्मक ध्वनि में क्या होता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे प्रसन्नता नैने आ गई है इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। उसे बहुत उत्साह था, वह चक्रव्यूह में फंस गया और संकल्प उसने लिया, मृत्यु हो गई। तो कौन सा है स्त्रीलिंग? मृत्यु। अगला प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजनों को या प्राण को? अयोगवाह किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं? 3 है, एक नहीं है। रवि, भास्कर, हंस या सारंग? रवि भी है, भास्कर भी, हंस भी है, सारंग नहीं है। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है? ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा है? ये मिश्र वाक्य है। और इस मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है? आश्रित वाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कादम्बरी किसकी रचना है? कालिदास की, बाणभट्ट की, बहुभूति की या भास की? किसकी है कादम्बरी रचना? संस्कृत से प्रश्न है, संस्कृत साहित्य से। तो किसकी है कादम्बरी? बाणभट्ट की ये रचना है। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्य किसका कथन है? विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष या भास? वाक्यम रसात्मकम काव्यम तो किसने कहा था? विश्वनाथ जी ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्य। और इन्होंने क्या है मम्मट के काव्य लक्षणों को सदोष बताकर एवं उनका खंडन करके अपने काव्य का लक्षण वाक्य रसात्मकम काव्य इन्होंने किया था। प्रश्न है अगला निम्नलिखित कृति में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? शिशुपाल वध, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम?
कौन सी जो कृति है वो भारवी द्वारा रचित है? तो भारवी कौन सी है? किरार तर्जनीयम इन्होंने लिखा था, ये भारवी की रचना है। और ये जो किरार तर्जनीयम है ये सर्वबद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य का नायक धीरोदत्त गुण है। और कौन है? अर्जुन है। और जो प्रतिनायक है वो जो कौन है? शिव है, किरात वेशधारी शिव है, ठीक है। और वीर रस इसका प्रधान रस है। और लेकिन साथ साथ श्रृंगार आदि रस भी इसमें देखने को मिलते हैं। रीति पांचाली है, प्रसाद गुण है। और दिव्य पाशुपत जो अस्त्र था उसकी प्राप्ति का लिए ये है, यानी कि उसका फल है। मुद्रा राक्षस, अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक नायक नहीं, रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह या विशाख दत्त? कौन है मुद्रा राक्षस का रचयिता? तो कौन है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिष्ना, ज्योतस्ना? तो कौन सा है सही? ज्योत्सना। उच्चारण करके भी आप कई सारे शब्द सही कर सकते हैं। शब्द शुद्धिकरण में यही है, अगर शब्द शुद्ध करने हैं, वाक्य शुद्ध करने हैं, तो अपनी बोली में ही उन शब्दों को शुद्ध करने लग जाए। जब आप पढ़ेंगे उसका उच्चारण करके देख लीजिए, उच्चारण करते ही आपको समझ आ जाएगा। प्रश्न है अगला, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? फिर से सन्यासी, 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 सन्यासी। तो कौन सा है? सन्यासी शुद्ध है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। तो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु उसको कहेंगे। अजानुबाहु जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कठिन, कृपण, कृतघ्न या करुण? तो क्या होगा? कृतघ्न इसका सही होगा। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? 3 बादल के पर्यायवाची है, एक जो है वो नहीं है, वही ढूंढना है। जलद, नीरद, वारिद, मेघ। कौन सा जो है वो नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? वारिद ही, ठीक है। धी यानी कि धारण करने वाला, वारी अर्थात जल को धारण करने वाला कौन है? तो वो है समुद्र। अगर देखा जाए समुद्र के पर्यायवाची बनाने के लिए जो हमारा जो पानी के जल के जो पर्यायवाची है उसमें धी जोड़ देंगे तो समुद्र के बन जाएंगे। दा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? हमारे बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। द। कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य बताना है। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। कौन सा सही होगा? तो इसमें बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थे प्रत्यगर्थया स्वर रज्जवयन् संहते क्रमेण तेने वा व्यतिर्मयंकम विनिज्ञते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने? यमक की ये परिभाषा दी है, किसने दी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने या उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं। तो किसने दी है ये वाली परिभाषा? आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है। साहित्य दर्पण इनका ग्रंथ है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा देखो, हिंदी भाषा में वचन और संस्कृत भाषा में वचन दोनों में अंतर है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होंगे। प्रश्न है अगला, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और दही को याद रख लीजिएगा कि जो दही है वो कौन सा है? वो पुल्लिंग है लगता, लेकिन हम उच्चारण स्त्रीलिंग के रूप में ही करते हैं, लेकिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है। प्रश्न है अगला, ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि? तो क्या है? ऋषिका इसका सही होगा। ऋषि की स्त्रीलिंग ऋषिका। अगला प्रश्न है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? पूज्यनीय, पूज्य, पूजनीय या पूजनीय? तो इसका क्या होगा? इसका शुद्ध होगा पूज्य।
लेकिन फिर भी ये एक डाउटफुल प्रश्न है, कहीं पूज्य नहीं आ जाए, कहीं पे पूज्य नहीं है, ये भी है, तो ये डाउटफुल है, इसको डाउटफुल में ही रहने देंगे। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग देखा है मैंने। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अशुद्ध? अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जब उसका मुझे शुद्ध जो ये मिल जाएगा और उसका जो मैं ऑथेंटिक जो पुस्तक है उससे जब मैं देख लूँगी तो उस पुस्तक का जो शोध है, जो उसका संदर्भ ग्रंथ है, दोनों मैं लिख के दे दूँगी कि कौन सा इसका सही होगा इस प्रश्न का। ठीक है, तब तक आप धैर्य रखिएगा और पिन कर दूँगी कमेंट में, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ? तो कौन सा अशुद्ध है? तो वो है भिज्ञ। प्रश्न है अगला, कौन सा अल्पविराम का चिन्ह है? अब चिन्ह को मैं कैसे उच्चारित करूं, तो बताना है कौन सा जो है अल्पविराम का चिन्ह है। 1 2 3 4 कौन सा होगा सही, देख के बताइएगा। तो अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है? ये वाला अल्पविराम का है। और ये जो है ये अधिकतर अंग्रेजी में देखा जाता है, ये वाला। और ये जो है हमारा, इसको ऐसे लगा लीजिए, इसको उपविराम लिख लीजिए। ये आपका अगर ऐसे होगा तो पूर्ण विराम होगा, और ऐसे हो है ये तो कौन सा है? विस्मय सूचक। और अगर देखा जाए ठीक है, अच्छा ये अर्धविराम हो गया, ये अल्पविराम हो गया। ठीक है, और ये कौन सा हो गया? अल्पविराम हो गया, तो सही ये होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या उपरोक्त में से कोई से नहीं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट। प्रश्न है अगला, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? एक रचना अधूरी है, बाल रामायण, काव्यमीमांसा, कर्पूर मंजरी या विद्याशाल मंजरी। तो इनकी कौन सी रचना है? इसमें से कोई भी नहीं है। और कौन सी रचना है इनकी? इनकी केवल एक अधूरी रचना है। कौन सी है? बाल भारत। और इसे केवल 2 अंक इन्होंने लिखे हुए हैं। इसके केवल 2 मतलब अंक उपलब्ध है। हो सकता है मिले नहीं हो, या हो सकता है अधूरी ही लिखी हो इन्होंने, तो ये अधूरी यही है। प्रश्न है अगला, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ब्रज, मैथिली, अवधी। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? ब्रज, मैथिली, अवधी। और ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं डाउटफुल वाले प्रश्न में ही है। तो इसमें कहीं देखने को मिलता है कि ये जो है मैथिली में लिखते थे हिंदी के अतिरिक्त, और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ये अवधी में लिखते थे, लेकिन हिंदी अवधी के ही अंतर्गत आती है। लेकिन ठीक, देखते हैं, इसको भी देख कर बताएंगे, डाउटफुल में ही रखते हैं इसको भी। प्रश्न है अगला, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? और देखा जाए तो त्रिलोचन शास्त्री की जो कविताएं हैं हिंदी के अतिरिक्त, अगर मैथिली को, क्योंकि वो नहीं जानते थे मुझे लगता है, वो अवधी को ही जानते थे कि वो मतलब अवधी, क्योंकि वो सुल्तानपुर के आसपास उनका जन्म हुआ था, तो वो मूलतः अवधी तो जानते ही होंगे। दूसरी बात ये है कि जो त्रिलोचन शास्त्री जी हैं वो फ़ारसी, अरबी वगैरह भी जानते थे। मैथिली का वहीं उनका देखने को ही नहीं मिलता है, तो क्या होगा? अवधी होगा सही। ठीक है,
बाकी फिर भी अगर कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो मैं बिल्कुल इस संशोधन को कर दूंगी। तो यहाँ पर प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो किस उपभाषा की है? पूर्वी हिंदी की है। इसमें देखा जाए तो जो रायबरेली प्रतापगढ़ के आसपास की जो बोली है पूर्वी हिंदी है। इस क्षेत्र में जो है ने कम देखने को मिलता है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, 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 सॉरी, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्चारण में हो सकता है, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर श और श में थोड़ा सा अंतर करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। मैं फिर भी प्रयासरत रहती हूँ। तो यहाँ पर उच्चारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शुद्ध ना हो, लेकिन फिर भी प्रयास यही है। तो कौन सा शुद्ध होगा? तो इसमें अधिशासी इसमें शुद्ध होगा। प्रश्न है अगला, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? समास बताना है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलुक और आपका कर्मधारय, कौन सा समास इसमें होगा? कौन सा होगा युधिष्ठिर में समास? तो इसमें होगा अलूक समास। अलूक समास क्यों? क्योंकि ये जो समास है इसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है और उनको अलूक समास कहते हैं। अलूक समास के केवल ऐसे उदाहरण हैं कैसे जो साहित्य में पूर्व ग्रंथकारों के ग्रंथ में ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त किसी समास में विभक्ति प्रत्यय का लोप न करने का हम लोगों को अधिकार ही नहीं है। और अगर देखा जाए इसके उस उदाहरण है, जैसे ये युधिष्ठिर हो गया और साथ ही साथ जो आपका जनुषांद्र हो गया, अंतेवासी होगा, सरसिजुम हो गया। तो ये ऐसे ही हैं और जो है अलूक समास के उदाहरण। प्रश्न है अगला, कवि का स्त्रीलिंग होगा। अब देखिए लेवल बढ़ता जा रहा है। 2000 में कितना सरल था, 2002 में और कठिन हुआ, धीरे धीरे कठिनता की तरफ बढ़ रहा है। प्रश्न है अगला, कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कौन सा होगा सही? तो सही शुद्ध होगा। ये वाला प्रश्न भी कई बार देख चुके हैं। कवियत्री इसका शुद्ध होगा। प्रश्न है अगला, अस्त्रियम शब्द रूप है किसका है? अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, अस्मद शब्द के तृतीय एकवचन का, अस्मद शब्द के षष्ठी एकवचन का, अस्मद शब्द के षष्ठी बहुवचन का, किसका रूप है? असभम, असभ्यम, ये नहीं, असभ्यम है। तो कौन सा होगा? अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का। प्रश्न है अगला, पट धातु के लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पट धातु है, उस पट धातु का लकार है, उसमें उत्तम पुरुष का बहुवचन है, उसका रूप क्या होगा? एपठाम, एपठाव, एपठम या एपठन। तो कौन सा होगा? एपठाम। प्रश्न है अगला, मत्याम शब्द रूप है मति शब्द के द्वितीय एकवचन का, मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का, मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का, मति शब्द के सप्तमी एकवचन का। तो क्या होगा? ये मत्याम होगा मति शब्द के सप्तमी का एकवचन ये होगा। अगला प्रश्न है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम है ये शब्द, मुकुट या देशज है ये शब्द, या फिर तद्भव है या संकर है? तो जो मुकुट शब्द है ये तत्सम है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तत्सम यानी कि संस्कृत के जैसे, यानी कि संस्कृत का ये शब्द है। अंगिका किस राज्य की बोली है? अब देखो एक अलग देखने को मिली है। और अंगिका, आप अंग प्रदेश पता हो कहाँ पर था तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार? तो कहाँ की बोली है? ये बिहार की बोली है। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? माघ है, भास है, भभूति है या दंडी है? काव्यादर्श के रचनाकार
तो कौन है? दंडी है। और है इनकी जो रचनाएं, दस कुमार चरितम, अवंती सुंदर कथा, छंदो विचति, कला परिच्छेद, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम या रघुवंशम, कौन सी जो है इनकी नहीं है? तो इसमें से कौन सी है? उत्तर रामचरितम नहीं है। और ये उत्तर रामचरितम किसकी है? ये भवभूति की है। निम्नलिखित में से पितरो शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? माता पिता च, माता च पिता च, माता च पिता, पिता च माता, माता च पिता च, तो कौन सा होगा इसमें? माता च पिता च पितरों का शब्द समास विग्रह है, माता च पिता च। अगला प्रश्न है, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल के, वर्तमान काल के, आज्ञा एवं आदर्श के लिए या चाहिए के लिए? चाहिए के अर्थ में। तो लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? भारवी, भास, कालिदास या श्रीहर्ष, तो कौन है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध? तो प्रसिद्ध है भारवी अर्थ गौरवम। बभूव धातु रूप किस लकार का है? लंग, लुंग, लिट या लिंग, किसका है? लिट लकार का। अगला प्रश्न है, उपसर्ग के से संबंधित सूत्र कौन सा है? प्रादेह, प्रश्चय, गतिश्चय या इनमें से कोई नहीं? उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा होगा? तो कौन सा है? प्रादेह। प्रश्न है अगला, विष्णवे का संधि विच्छेद होगा विष्णुधन ए, विष्णुधन ए, विष्णुधन अ, विष्णुधन अवे, कौन सा होगा सही उत्तर? तो इसमें होगा विष्णुधन, विष्णुधन ए से बनेगा विष्णवे। प्रश्न है अगला, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाकार है, एक तरफ रचना है, संस्कृत साहित्य संबंधित है। कालिदास किसकी है? तो कालिदास किसकी है? कालिदास के रचनाकार, कालिदास किसके रचनाकार हैं? तो कालिदास की रचना है मेघदूतम। भास की है स्वप्नवासवदत्ता। मम्मट की अगर देखी जाए तो है काव्य प्रकाश। विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा कौन सा शुद्ध है। प्रश्न है अगला, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है ये बताना है। रचना है चरणदास चोर, ये किस प्रकार की रचना है? नाटक है। किसकी है ये बताना है। मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या नागदोषो, किसकी है ये चरणदास चोर? तो किसकी है ये? हबीब तनवीर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रय में नहीं आती है? 3 रचनाएं हैं, आती हैं, 1 नहीं आती है। कौन कौन सी आती है ये पता होगा तो कौन सी नहीं आती है हो ही जाएगा। तो लघुत्रय में आती हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार नहीं आती है। और जो है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम ये आती है और ये वाली नहीं आती है। और ये तो हो गया लघुत्रय। और अगर देखा जाए तो जो वृत्तत्रयी है उसमें कौन कौन सी आती है? भारवी की किरातार्जुनीयम, माघ की शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष की नैषधि चरितम, ये 3 आती हैं हमारी वृत्तत्रयी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? भारवी, भास, दंडी, भवभूति। तो जो भास है वो 4वीं शताब्दी में देखे जाते हैं और ये जो है कालिदास के बाद 4वीं शताब्दी के ये कवि मतलब हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, जब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। ये जो वाक्य दिया गया है, ये पंक्ति दी गई है, कौन सा काव्य गुण इसमें व्यंजित हो रहा है, कौन सा काव्य गुण यहाँ पर देखने को मिल रहा है, माधुर्य, ओज या प्रसाद गुण। तो यहाँ पर कौन सा देखने को मिल रहा है, ओज गुण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, बिछड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। ये जो पंक्ति है, इसमें कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, ये बताना है। काल दोष, वचन दोष या लिंग दोष या चुत्य संस्कृति दोष, कौन सा दोष इसमें देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा, काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, च्युत दोष, च्युत संस्कृति दोष, कौन सा होगा। अगर देखा जाए इसमें दोष के बारे में, तो इसमें होगा वचन दोष। क्यों? क्योंकि जो वचन दोष है वो किसी भी वाक्य के निर्माण में जो त्रुटि है या दोष है उसको दिखाता है। जैसे यहाँ पर काफ़ी त्रुटि है, हिलते थे छाती पर हार हिलते थे, मतलब काफ़ी उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, सरल से क्लिष्टता की ओर, जटिल से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर, कौन सा होगा भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति। तो आपको पता ही है, जो हमारी भाषा है वो जटिलता से सरलता की ओर चलती है। जैसे संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत आई, पाली प्राकृत अपभ्रंश सब आई, इसी प्रकार। और हिंदी भी अब देखो बहुत सरल होती जा रही, सरलता की तरफ हिंदी बढ़ती है। प्रश्न है अगला, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आधारित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आधारित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, या फिर लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। कौन सा इसमें से सही होगा, तो कौन सा होगा, लक्षणा व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं, ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भस्मित है, बिन कर्म सिवत्व नहीं है। जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है, और छंद भी मूल नहीं बताया है, सिर्फ मात्रा ही गिनवाई है। 14 मात्राओं की यति में 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। 10 वर्षों की वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वार्णिक छंद। 13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला वार्णिक छंद। 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। तो इसमें देखा जाए तो इसमें आपको मात्रा गिननी है, लघु लघु गुरु, और इसमें क्या होगा, लघु लघु, इसमें गुरु हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें गुरु, इसमें गुरु। तो ऐसे आप जब गिनेंगे तो आपकी क्या है कि हम अब मात्रा नहीं गिनेंगे, हम सीधे प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो कौन सा होगा, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला वार्णिक छंद। क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व करना है आज वाला, ज़्यादा इसको डीपली नहीं जाना, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाती है, अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन नेक्स्ट जो क्लास है हम उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में लेकर आएंगे, जैसे पहले ले रहे थे। तो अगला प्रश्न है, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है। विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप या अन्वय। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, माँ की मन की उत्पत्ति। वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल विकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस अभिव्यंजित होता है, शांत, वियोग, करुण
या वात्सल्य। कौन सा रस इसमें देखने को मिलता है? तो इसमें करुण रस देखने को मिलता है। किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति जो आपको फिर से मिलने की संभावना ना बचे, वहाँ पर ही होता है। प्रश्न है आगतम, इसका स्वागतम इस संधि में निम्न में से कौन सा सूत्र लागू होता है? अक्षवर्ण दीर्घा आद्गुणा इको यानी यणची वृद्धि रेची। कौन सी मतलब कौन सा गुण लगा है, कौन सा सूत्र लगा है? सूत्र पूछा है, संधि नहीं पूछी है, ना संधि विच्छेद करवाया है ना संधि करवाई है, सूत्र पूछा है। प्रश्न देख रहे हैं, ऐसे परीक्षा का पैटर्न बदलता जाता है धीरे धीरे। तो ये बना है ई को यणची से। अगला प्रश्न है स्तोह चुना स्चु, सूत्र के अनुसार स्चुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? रामस्तन चिनौती, रामश्चिनौती, रामस्तन टिकते, रामस्टिकते, रामस्तन षष्ठः, रामष्ठ, और या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? सचु संधि, सचुत्व संधि। तो कौन सा होगा? ये होगा रामस्तन चिनौती, रामश्चिनौती। अगला प्रश्न है आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए उनके नामों का सही क्रम बताना है। कौन सा सही क्रम होगा? और इसको भी हम आज सिर्फ ऐसे ही देख लेंगे और इसका जो विस्तृत वर्णन है या विस्तृत जो व्याख्या है अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कौन है? भट्टलोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, ये इनका क्रम होगा। इन्होंने क्या क्या जो है अपने जो रस निष्पत्ति के लिए जो इन्होंने अपने विचार दिए हैं, किस नाम से दिया है, कौन सा दर्शन है, सारी चीज़ें हैं हम देखेंगे। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? चाहिए के, योग्य के, या के लिए, या करके, किसके लिए प्रयुक्त होता है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग? तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए या को के लिए ये प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम्स या संस। तो किससे बनकर बना है? सम उपसर्ग पूर्वक ध्याय प्रत्यय से ये बना है। अगला प्रश्न है गांव के चारों ओर जल है, प्रयुक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा जो है संस्कृत अनुवाद होगा? तो इसमें सही संस्कृत अनुवाद होगा ग्रामम परितः जलम अस्ति। अगला प्रश्न है निबंध संग्रह कौन है? शब्दिता के निबंधकार कौन है? विवेक राय, निर्मल जैन, धर्मवीर भारती या विद्यानिवास मिश्र जी। तो शब्दिता जो निबंध संग्रह है किसका निबंध संग्रह है? तो ये है धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती की रचनाएं और हैं जैसे सूरज का सातवां घोड़ा है और गुनाहों का देवता है और अंधा युग है, और इन्होंने जो है ये जो दूसरा सप्तक है उसमें भी इनकी संकलित है रचनाएं। अगला प्रश्न है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसका है? कुबेर का। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची है। एक दिन इसको पूरा विस्तृत से इसका व्याख्यात्मक इसका हल करेंगे, तब इसको सारे इनके हल करेंगे, ठीक है। कि जब तक व्याख्यात्मक हल नहीं करते तब तक नहीं अच्छा लगता। 2 या 3 पार्ट में ये हो सकती है। कुछ ही प्रश्न बचे हैं। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ या अतिभिज्ञ। क्या होगा सही? तो इसका सही होगा अभिज्ञ। अगला प्रश्न है नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? अनियम, अनियन, अनियत, अन्य। तो कौन सा होगा? अन्य है। निराला की साहित्यिक साधना आलोचना कृति कितने भागों में है? 2 है, 3 है, 4 है या 1, 2, 3, 4 किस में है? निराला की साहित्यिक साधना कृति। तो निराला की साहित्यिक साधना जो है ये 3 भागों में है, 1969, 72 और 76 में। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। आगत पति का, प्रेषित पति का, अगमस्य पति का, कौन सा होगा? तो इसमें होगा सही आपका आगमस्यत पति का। अगला प्रश्न है वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। सटक
है एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक। तो षटक क्या है? एक प्रकार का ये नाटक है, एक प्रकार का नाटक है ये। 18 प्रकार के जो रूपक बताए गए उसमें से ही ये एक है। और ये हो गया। और नाटिका लगभग ये समान ही होती है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेय पुष्पा की या कृष्णा सोबती की? किसकी है ये? तो ये है मैत्रेय पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेय पुष्पा की है। कृष्णा सोबती द्वारा एक संस्मरण कृति लिखी गई है, कौन सी है वो? तो वो है हम हशमत। अगला प्रश्न है, अदस शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, कौन सा रूप होगा? अमुभ्य, अमुष्य, अमुह, अमूया। तो कौन सा होगा? अमुभ्य है। असद वह का स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगलाचरण पारितोषिक प्रदान किया गया था? बिहारी की, मतीराम की, दुलारी लाल भार्गव की या वियोगी हरि की? तो किसकी रचना पर मिला था? तो वियोगी हरि की रचना पर मिला था। कौन सी? वीर सतसई। वीर सतसई पर इनको मिला था 1928 में। अगला प्रश्न है, उड्डयन का संधि विच्छेद हो गया, उत्तधन, इसका होगा उत्तधन डयनम है ये, डयनम, उत्थन डयनम बनेगा उड्डयनम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगा ये प्रश्न? और जो प्रश्न संशोधित करने हैं वो संशोधित करके, जो भी मुझे कोई पुस्तक मिलती है ऑथेंटिक, उनसे देखकर मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगी। 2 प्रश्न में जो था वो डाउटफुल है, अगर सही होगा तो फिर कमेंट नहीं करूँगी, अगर गलत होगा तो कमेंट कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ठीक, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके। तो आज के इतना ही। धन्यवाद।